तो इसके पहले रीमा आपको बता रही थी कि किस तरह से न सिर्फ बिहार न सिर्फ बंगाल बल्कि अलग अलग जगहों पर कैसे चुनाव आयोग के ऊपर हर बार सवाल खड़े किए गए हैं। और इन सब के बीच आप याद कीजिए कि जब कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ था उस वक्त भी खड़गे और थरूर जो पक्ष था तो उसमें शशि थरूर पक्ष ने यह आरोप लगा दिया था कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ है, वोटों की धांधली हुई है। अच्छा, शशि थरूर हारने वाला पक्ष था तो ये जो रवायत है वो हमने कांग्रेस अध्यक्ष पद का जब चुनाव हुआ था उस वक्त भी देखी थी कि जो हारने वाला पक्ष था वो ये कह रहा था कि निष्पक्ष चुनाव नहीं है, वोटिंग में धांधली हुई है। बहरहाल चुनाव आयोग की तरफ से स्थिति जो भी है वो स्पष्ट कर दी गई है। अब अलग अलग पार्टियों को इन्हीं परिस्थितियों के अंदर आरोप आप भले लगाएं, इन्हीं परिस्थितियों के अंदर अब मैच खेलना होगा, अपनी रणनीति बनानी होगी और जीत के लिए जो जोर आजमाइश है वो लगानी होगी। जावेद का मैं रुख कर लेती हूँ, मेरे साथ जावेद भी जुड़े हुए हैं। जावेद, जैसा मैंने कहा कि कंप्लेन आप कितनी कर लीजिए, चुनाव आयोग ने जवाब चाहे जितना दे दिया, परिस्थितियां यही है, पिच यही है, खेलना इसी के ऊपर होगा और इन्हीं परिस्थितियों के ऊपर होगा। अब पूरी जान लगाकर खेलना है जीत के लिए या बस दिखावा करना है, ये पार्टियों को खुद तय करना है। ठीक है, जनक का मैं रुख करती हूँ, जनक का भी मैं रुख करूंगी, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से अपडेट की मतगणना तो एक ही दिन होनी है हिमाचल और गुजरात के चुनावों की, लेकिन हाँ तारीखों की घोषणा जरूर कर दी गई है। 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में गुजरात में चुनाव होने वाले हैं। और ऐसे में वो जो पिछले 3 दशकों से चला आ रहा है कि यहाँ पर एक छत्र राज बीजेपी का है, क्या इस बार उसमें सेंध लगाने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर पाती है या नहीं कर पाती है? क्योंकि कांग्रेस फिलहाल ये जो पूरा घटनाक्रम है, चुनाव है, अभी उससे कहीं ना कहीं दूर दिखाई दे रही है। मैं फिलहाल कांग्रेस दफ्तर में ही मौजूद हूं, आगे इसके ऊपर हम चर्चा करें, लेकिन नीरज मेरे साथ जो दिल्ली से जुड़े हुए हैं उनका भी मैं रुख कर लेती हूं। नीरज, क्योंकि यहाँ गुजरात में एक बड़ा तबका है जो ये मानता है कि नरेंद्र मोदी की जो लेगेसी है वो ही आगे बढ़नी चाहिए यहाँ गुजरात के अंदर, और उसी पैटर्न पर आगे बहुत से लोग मुझे ऐसे मिले जो इस चीज को मानते हैं, जानते हैं। तो ऐसे में नीरज, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए राह कितनी मुश्किल कितनी आसान? देखिए, आम आदमी पार्टी तीसरे फोर्स के तौर पे गुजरात में पहली बार चुनाव मैदान में है। अगर विधानसभा चुनाव की बात करें, कांग्रेस पार्टी पिछले 3 दशकों से इस कोशिश में है कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी को बहुत अरसे तक मुख्यमंत्री थे, उसके बाद दूसरे मुख्यमंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो उनकी सत्ता को बेदखल किया जाए। कांग्रेस पार्टी अब तक कमजोर रही है। कल कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है जिसमें पार्टी के उम्मीदवारों पर करीब 120 नामों को अंतिम रूप दे दिया गया। पहली बैठक में कल कुछ नामों पे यानी 60 से 70 नामों को अंतिम मुहर लगाया जाएगा और पिछले अगले 2-4 दिनों में सूची आ जाएगी गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए। त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय मुकाबला में कांग्रेस के लिए चुनौती ये होगी कि वो कैसे आम आदमी पार्टी को तीसरे नंबर पे रख के भारतीय जनता पार्टी को दूसरे नंबर पे लाए और खुद पहले नंबर पे जाए। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी इतनी कमजोर साबित होगी कि वो कांग्रेस को पहले नंबर पे जाने देगी? यही लड़ाई है। बार बार गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच विपक्ष की लड़ाई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चुनौती होगी आने वाले वक्त में कि क्या वो अपना वोट परसेंटेज वो बरकरार रख पाएंगे। पिछली बार 50% के करीब वोट था, क्या उतना वोट प्रतिशत बरकरार रख पाएंगे? और लगातार 27 साल बाद एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी करेगी कि नहीं? थोड़ी देर पहले आप चर्चा कर रही थी कि चुनाव आयोग पे आरोप लगता है। देखिए, राजनीतिक दल अपनी तरफ से आरोप लगाते, कांग्रेस हो या दूसरी पार्टियां। मैं जनक का भी रुख कर लेती हूँ। जनक, क्योंकि नीरज की बातों से भी समझ में यही आ रहा है कि लड़ाई पहले नंबर की नहीं हो रही है, लड़ाई तो दूसरे नंबर की चल रही है यहाँ पर, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी। बिल्कुल, स्थिति कमोबेश यही है। हालांकि देखिए, कुछ सर्वे भी हुए हैं जो यहाँ पर सरकार ने भी कराए और कुछ संगठनों ने भी कराए। उनसे मैं जब बातचीत कर रहा था, जब नब्ज टटोल रहे थे कि सर्वेस क्या कह रहे हैं, तो सर्वे बिल्कुल उसी तरीके की इशारा कर रहे थे कि लड़ाई नंबर 1 के लिए छोड़ दीजिए। इनफैक्ट नंबर 2 ये जो ट्रायंगल जो हो रहा है
वो बाइपोलर पहले होनी थी, वो उसकी जगह पे अब ट्रायंगुलर पूरी तरीके से दिख रहा है। और हमेशा देखिए इससे पहले भी जब हालांकि बीजेपी हमेशा ये कह रही है कि एंटी इनकम्बेंसी जैसा नहीं है, और आपको हर भाषण में याद कराऊं, जब पीएम मोदी जब भाषण देते हैं गुजरात में जब जीत के बाद, तो कहते हैं पॉलिटिकल पंडितों के लिए गुजरात मॉडल हमेशा एक चर्चा का विषय बनना चाहिए कि वाकई में कोई एंटी इनकम्बेंसी होती है नहीं। देखिए नाराज़गी थोड़ी कुछ होती है लंबे समय से जब शासन में रहते हैं, लेकिन वो किस तरीके से नुकसान पहुंचाती है नहीं। तो एंटी इनकम्बेंसी को सीधे तौर पर बीजेपी नहीं मान रही, सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि जब वोट ठीक है जनक, मैं आपके पास लौटती हूँ। गुजरात की जब भी चर्चा होती है तो वहाँ बीजेपी का जिक्र नहीं होता है, वहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र होता है, वहाँ पार्टी लाइन से भी उठकर बातें होती है, क्योंकि सारे अगर वहाँ की उपलब्धि है तो भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम, और वहाँ कुछ प्रॉब्लम है तो भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ही उनके जो भी विपक्षी हैं, जो विरोधी हैं, वो उनके सामने देखते हैं। मैं सीधे जावेद का रुख करती हूँ। जावेद, मैं इसके पहले भी इस लाइन का जिक्र कर रही थी कि आम आदमी पार्टी की अभी तक यही उपलब्धि है कि कम से कम उसने इस पूरे चुनावी माहौल में खुद को चर्चा में डाल लिया है। लेकिन सब कुछ होता है चुनावी आंकड़ों के लिहाज से, सब कुछ होता है सीटों के आंकड़े के लिहाज से, तो वो सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, चुनाव में क्या हासिल होता है आम आदमी पार्टी को, ये सब कुछ तय होगा 8 तारीख को। जावेद, देखिए आम आदमी पार्टी की सीट्स कितनी होंगी ये तो सेफोलॉजिस्ट बताएंगे, लेकिन जो आम आदमी पार्टी की राजनीति अब तक रही है, बहुत नया पॉलिटिकल स्टार्टअप हम आम आदमी पार्टी को कह सकते हैं जो तेजी से उभर रहा है। उसमें हम दिल्ली को जोड़ेंगे। दिल्ली में जब पहली बार आम आदमी पार्टी लड़ी तो 28 सीटें जीती, दूसरी बार क्लीन स्वीप किया, तीसरी बार सरकार बनाई। पंजाब में पहली बार चुनाव लड़े तो मुख्य विपक्षी दल बन गए, और दूसरी बार बहुत बड़ी मेजोरिटी से वो सरकार बना रहे हैं। और देखिए दिल्ली जो मॉडल अरविंद केजरीवाल बार बार कहते हैं, उन्होंने पंजाब में पेश किया, पंजाब में सफलता मिली, और अब दिल्ली और पंजाब को वो गुजरात में बता रहे हैं लोगों को कि वो मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त की सुविधाएं देंगे, अस्पतालों और स्कूलों को ठीक कराएंगे। तो जो आप थोड़ी देर पहले बात का जिक्र भी चल रहा था कि गुजरात मॉडल बनाम दिल्ली मॉडल की चर्चा है, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल अपनी एक लकीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि उनकी सफलता, ये जरूर है कि वो चर्चाओं में है, हम उनका जिक्र कर रहे हैं एक नए राज्य में, और निश्चित तौर पर पार्टी ये मान रही है, उनका दावा है कि वो बहुत आगे बढ़ चुकी है, और लड़ाई जो है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में। लेकिन ये बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अब यहाँ से जब तारीखों का ऐलान हो चुका है, चुनाव चढ़ना शुरू होगा, और अब कांग्रेस भी जाहिर सी बात है कि चुनाव मैदान में उतरेगी, जो अभी तक नदारद थी। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो है वो जमीन पर नजर नहीं आ रहे, जबकि अरविंद केजरीवाल हफ्ते में 2 दिन वो गुजरात में रहते हैं, कल भी वो गुजरात में रहेंगे, और अगले 5 दिन तक वो गुजरात में रहने वाले हैं। तो सबसे जो बड़ा नेता है पार्टी का, वो एक चुनावी राज्य में बिल्कुल, और यही मैं कह रही थी कि अगर रैलियों का हम हिसाब किताब लगाएं, हम ये देखें कि कितने बड़े चेहरे गुजरात के अंदर दिखाई दे रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह हर बार गुजरात आ रहे हैं। अप्रैल से लेकर अभी तक की अगर रैलियों की हम बात करें, दौरों की हम बात करें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात में अब तक 11 चक्कर लग चुका है। अरविंद केजरीवाल 20 बार आ चुके हैं। लेकिन बड़े चेहरे अगर कांग्रेस की हम बात करें, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, किसी की शक्ल अभी तक गुजरात में नहीं दिखाई दी है। और वो जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसमें भी कहीं ना कहीं गुजरात पिछड़ता ही नजर आ रहा है। और क्योंकि ये चुनावी साल है, चुनावी राज्य है, तो यहाँ के लिए तो और जोर आजमाइश और ज्यादा पूरी ताकत झोंकनी चाहिए थी भारत जोड़ो यात्रा में भी गुजरात के लिए, पर वो भी कहीं ना कहीं पीछे ही है। तो ऐसी स्थिति में जो दूसरे नंबर की बात हो रही है, अगर वहां पर आम आदमी पार्टी काबिज हो जाती है, तो ये 2024 में उत्तर भारत की राजनीति के लिए बहुत बड़ा उलटफेर होगा। और नीरज, आप तो कह रहे थे ना, पहली बार चुनाव लड़ा तो मुख्य विपक्षी पार्टी बन गए पंजाब के अंदर, और दूसरी बार अपनी सरकार बना ली, तो कहीं ऐसा ही हाल इस बार अगर गुजरात के अंदर हुआ कि मुख्य विपक्षी पार्टी का जो ताज कांग्रेस के पास था वो भी छिनकर अगर आम आदमी पार्टी के पास चला जाता है, तो बहुत बड़ा सेटबैक रहने वाला है कांग्रेस के लिए। और इसमें जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल की बातें इतने भर में भी खिल जाएंगी। सरकार अगर नहीं भी बनी तो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल की बल्ले बल्ले दूसरे नंबर पर अगर वो पहुंच जाते हैं तो वहां तक के लिए भी हो जाएगी। और कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है इसलिए क्योंकि 2017 के चुनाव में कांग्रेस का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा था, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, और सबसे बुरा प्रदर्शन 2017 के चुनाव में बीजेपी का रहा था। तो ऐसे में तो इस बार पलट देना चाहिए था बाजी, लेकिन दूसरे से छिटक कर तीसरे नंबर पर जाना ये कांग्रेस के लिए जरूर मुश्किलों भरा रहेगा। एक बार फिर से मैं स्टूडियो का रुख करती हूं क्योंकि ग्राफिक्स और दूसरी खबरों से भी आपको रूबरू कराना जरूरी है। अहम खबरें उधर भी हैं।
बिल्कुल फ्री की गारंटी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल देते हुए नजर आ रहे हैं, गुजरात की जनता को पार्टी ये मानकर चल रही है, ऐसे में बीजेपी की जनाधार को कमजोर किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, आरोप प्रत्यारोप जिस तरीके से चलते हुए नजर आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ये बीजेपी की बी पार्टी है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने यही है कि गुजरात विधानसभा को लेकर तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। चुनाव आयोग की तरफ से 2 चरणों में चुनाव होंगे, 1 दिसंबर और 5 दिसंबर, और जो नतीजों का दिन होगा वो 8 दिसंबर रखा गया है। यानी कि 8 दिसंबर को ही हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव दोनों के नतीजे इसी दिन सामने होंगे। तो चुनावी बिसात बिछ चुकी है और इस पर पहले चरण में 1 दिसंबर को चुनाव होगा और दूसरे चरण में जो है 5 दिसंबर को मतदान होगा। नतीजे सभी के सामने हिमाचल प्रदेश के चुनाव के साथ ही आएंगे, यानी कि 8 दिसंबर को सबके सामने नतीजे होंगे। अब जो सामने चुनौती सभी पार्टियों के है वो यही कि आप कैंडिडेट कौन से उतारते हैं। जब बात गुजरात की होती है तो निश्चित तौर पर जहन में नरेंद्र मोदी, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर, सबसे पहले उन्हीं की छवि उभर कर आती है। लेकिन इस बार गुजरात के चुनाव में कांग्रेस बहुत पीछे, जिस तरीके से हमने देखा था कि पिछले चुनाव में अहमद पटेल रणनीति बना रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस बहुत पीछे, लेकिन आम आदमी पार्टी कोशिशें कर रही है कि किसी भी तरीके से आगे बढ़ा जा सके। रीमा का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। रीमा, देखिए बीजेपी ने साफ कर दिया है कि दोनों स्ट्रैटेजी पर हम काम कर रहे हैं, चाहे सीएम पद को लेकर चेहरा घोषित किया जाए या नहीं किया जाए, लेकिन फोकस हमारा यही है कि जनता के बीच में रहकर ही चुनाव लड़ा जाए। देखिए, हमारे दर्शकों को अगर बीजेपी के चुनावी पैटर्न को समझना है तो मैं सीधे हैदराबाद के एक निकाय चुनाव का जिक्र यहाँ पे करना चाहूंगी कि उस चुनाव में देश के गृह मंत्री जब रोड शो करते हैं और वो साउथ की राजनीति में इस तरीके से, जहाँ ओवैसी का इतना दबदबा है, तो लोगों को मालूम होना चाहिए कि बीजेपी जो चुनाव लड़ती है, वो निकाय चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, हर चुनाव में जी जान से लड़ती है वो, और यही हमें गुजरात में देखने को मिलता है। हालांकि बहुत सारे यहाँ पे हमारे सहयोगी चर्चा करें, लेकिन मैं अपने दर्शकों को दावे के साथ कहती हूँ कि दिल्ली की राजनीति, बिहार की राजनीति, पश्चिम बंगाल की राजनीति, देश की राजनीति सब एक तरफ और गुजरात अपने लय में एक तरफ अकेले अलग ही तरीके से बहता है। वहाँ की सियासत अलग चलती है। वहाँ पे आप दिल्ली से अगर जाके अगर दिल्ली का विकास मॉडल स्थापित करने की कोशिश कीजिएगा तो दिल्ली में बहुत कुछ पहले से था। अरविंद केजरीवाल की चर्चा फ्री पानी बिजली को लेकर होती है, ऐसा नहीं कि बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे खड़ा कर दिया है, लेकिन वो गुजरात जो देश में एक विकास का मॉडल बना या दावा किया गया बीजेपी की तरफ से, जो भी बातें हैं कुछ एक उसके शहर जाके आप देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। उस गुजरात में बहुत आसानी से जाकर कोई लोगों को ये समझा दे कि हम बिजली पानी के मुद्दे पर चुनाव लड़कर आपको सीटों की संख्या अलग हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि ये बहुत हैरानी वाली बातें होगी। वहां का चुनाव एक अलग तरीके से है। और मैं नीरज के पास जाती हूँ। सहयोगी नीरज इस वक्त मेरे साथ हैं। नीरज, जो बहुत सारी बातें समझ में आ रही है, हम देख रहे हैं बीते कई सालों से जो हम चुनावी पैटर्न देख रहे हैं, एक तो उम्मीदवारों की लिस्ट जब तैयार होती है वहां से भी चुनाव बदलता है, चुनाव की तारीखें जब करीब आती है और बहुत सारी चुनावी घोषणाएं होती है, मैनिफेस्टो आता है, वो भी चुनाव को बदलता है। तो अभी नीरज बहुत कुछ होना बाकी है, हम ये कह सकते हैं। देखिए, बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन एक मामले में अगर आपको नोटिस कीजिएगा, चुनाव आचार संहिता की अवधि कम है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है और पहले चरण का मतदान 1 महीने से कम का वक्त बाकी है। तो तीनों पार्टियों का, हालांकि आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी भी की है, लेकिन बाकी पार्टियों पर यह चुनौती है कि वो जल्द से जल्द उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करे ताकि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे। तीनों पार्टियां यानी बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि वो सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन सबके सामने अपनी अपनी चुनौती है। मोदी के चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की चुनौती यह है कि 27 साल बाद वो सत्ता में वापसी करे और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को आगे रखकर, वो प्रधानमंत्री भले हैं लेकिन चेहरा वही होंगे भारतीय जनता पार्टी का गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान, तो उनके पास चुनौती है कि वो वापसी करे। आम आदमी पार्टी ने अपनी दस्तक तो मजबूती से दी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का बार बार कहना है, जब उनके नेताओं से हमारी बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी गुजरात में एक पानी का बुलबुला की तरह साबित होगी, लेकिन इस तरह से पहले हुआ नहीं है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया, दिल्ली में वो सत्ता में है, पंजाब में सत्ता में है, तो तीनों पार्टियों के लिए चुनौती है। लेकिन बीजेपी के लिए एक चुनौती और है कि पिछली बार आपने 49% वोट हासिल किया था, कांग्रेस 41% वोट हासिल करके दूसरे नंबर पे थी। क्या इन वोटों में से कुछ वोट आम आदमी पार्टी लेगी, कितना लेती है, किस नंबर पे होती है, ये 8 दिसंबर को पता चलेगा। ठीक है, कितना फेरबदल होगा, कितना फेरबदल होगा और दूसरे नंबर पर कौन काबिज होगा, क्योंकि राय हर किसी की एक ही समझ में आ रही है। दूसरे नंबर की फिलहाल ये लड़ाई, मैं जनक का रुख कर लेती हूँ। जनक, तू डाल में पात
कहते तो कम से कम हर पार्टी के लोग यही दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए देखना होगा इस बार क्या इंटरेस्टिंग होंगे गुजरात के चुनाव। 2017 की पृष्ठभूमि में अगर हम देखें तो अब हार्दिक और अल्पेश दोनों अब बीजेपी की ओर है। कोई मोमेंटम उस तरीके से नहीं है जो बीजेपी के लिए। बीजेपी हमेशा पाटीदारों का वोट बैंक। देखिए आपको समझना होगा, सौराष्ट्र की राजनीति अगर आप समझते हैं 48 सीटें हैं और पहला चुनाव प्रचार जो फेज़ है वो सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात है। तो अब इन सीटों पर आपको जब बढ़त हासिल करनी है तो सौराष्ट्र में पिछली बार हार्दिक का असर इतना रहा कि उसका नुकसान बीजेपी को हुआ, और अब चूंकि हार्दिक बीजेपी के भीतर हैं तो अब वो मोमेंटम भी नहीं, आरक्षण वाला मसला था वो सारा खत्म हो चुका है। तो ऐसी पाटीदारों की नाराजगी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी पाटीदारों को साथ लेकर चलना चाहती है, तो कहीं वो एक छेद कहीं की करने की कोशिश में है। तो सौराष्ट्र की राजनीति हमें सबसे प्रखर रूप में देखना होगा। ठीक है, मैं बिल्कुल और हमारे दर्शक भी बिल्कुल इससे इत्तेफाक रखते हैं कि वाकई पिछले चुनाव में यानी 2017 के चुनाव में ये जो पाटीदार आंदोलन था उसका बहुत बड़ा मूवमेंट था और वो असर देखने को मिला भी, सीटों पे भी असर पड़ा। यही वजह है कि बीजेपी 99 सीटों पे सिमट गई थी, लेकिन अब उसने बढ़ा लिया है दायरा अपना। उन तमाम चेहरों को जो कि विरोधी थे वो आज साथ में आ चुके हैं। मैं जावेद का रुख करूंगी। जावेद, ये सच है जो आप पिछली बार बता रहे थे, ये सच है कि साल दर साल चुनाव दर चुनाव आम आदमी पार्टी ने अपने आप को बहुत स्थापित किया है, लोगों के मन में एक विकल्प के तौर पर जगह बनाने की कोशिश की है, लेकिन क्या आपको लगता है कि पंजाब में जो सिचुएशन था, दिल्ली में जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन गुजरात में है? देखिए, आम आदमी पार्टी के अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो वो अच्छा रहा है, शानदार रहा है। दिल्ली में वो पहली नई पार्टी थे, तब भी अंडर एस्टिमेट किया गया अरविंद केजरीवाल को और 28 सीटें वो जीते। हम शुरुआत से इसलिए बात करें क्योंकि अगर किसी भी राजनीतिक शख्सियत या उसकी पार्टी को समझना होगा तो शुरुआत से आपको चर्चा करनी होगी। दिल्ली में 28 सीटें जीते, सरकार बनाई, 49 दिन सरकार चलाई, सरकार गिर गई, सरकार चली गई, और उसके बाद जब दोबारा चुनाव हुए तो क्लीन स्वीप हुआ, 67 सीटें जीती और तीसरी बार भी वो जीते। और उसके